नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप चैनल पर दी जाने वाली सभी जानकारी केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम किसी भी निवेश, कानूनी या वित्तीय सलाह के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। प्रस्तुत समाचार सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है और किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी केवल दर्शक की अपनी है। नमस्कार, आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वजीरेक्स में फंसे हुए पैसों की। एक ऐसा मुद्दा जिसने बहुत सारे निवेशकों की, कह सकते हैं, रातों की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल, ये स्थिति कई महीनों से बनी हुई है और हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर इस उलझन से निकलने के कानूनी रास्तों और जरूरी सावधानियों पर रोशनी डालती है। हाँ, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। जी, हमारा मकसद है इसी जानकारी तो थोड़ा खंगालना, समझना कि प्रभावित लोग क्या-क्या कदम उठा सकते हैं। हाँ, और ये सब शुरू हुआ था जुलाई 2024 में, जब वो खबर आई कि वजीरेक्स के मल्टी सिग्नेचर वॉलेट से करोड़ों की कीमत की क्रिप्टो करेंसी वो चोरी हो गई। मल्टी सिग्नेचर वॉलेट। हाँ, मतलब एक तरह का डिजिटल बटुआ जिसे खोलने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए एक से ज्यादा, क्या कहते हैं, मंजूरियों की जरूरत होती है, सुरक्षा के लिए। सही। लेकिन इस घटना के बाद से ही बहुत से उपयोगकर्ताओं के लिए अपने ही पैसे निकालना वो एकदम नामुमकिन सा हो गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो आज हम इसी स्रोत के आधार पर थोड़ा विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि भाई जमीनी हकीकत क्या है, कानूनी तौर पर क्या चल रहा है और सबसे अहम वो कौन से रास्ते हैं जो इस जानकारी के मुताबिक निवेशकों के सामने हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से उपलब्ध स्रोत पर आधारित बातचीत होगी। जी, जिसमें वजीरेक्स से फंड वापस पाने के कानूनी विकल्पों पर ही फोकस रहेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं मुद्दे की जड़ से। जुलाई 2024 की वो घटना हुई और आज भी, मतलब कई महीने बाद भी, स्थिति ये है कि अनगिनत यूजर्स के पैसे अटके पड़े हैं। उन्हें अपनी क्रिप्टो या जो भी जमा रकम थी वो वापस नहीं मिल पा रही। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला करोड़ों का है और ये सिर्फ एक वित्तीय नुकसान की कहानी नहीं है जैसा आप कह रही थी। इसका एक मानवीय पहलू भी है जिस पर स्रोत इशारा करता है। हाँ, और वो जानना जरूरी है कि इसका असर लोगों पर असल में किस हद तक पड़ रहा है। बिल्कुल। यहीं पर बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है। स्रोत में कुछ ऐसी कहानियों का जिक्र है जो वाकई दिल दहलाने वाली हैं। जैसे कुछ लोगों ने अपने बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फीस भरने के लिए वो पैसे वजीरेक्स में रखे थे। किसी ने अपनी मेहनत की, मतलब सारी बचत लगा दी थी, शायद किसी बड़े सपने के लिए, घर के लिए या किसी और चीज के लिए। और जब उन्होंने कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें कथित तौर पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला, बस टाल मटोल। ये बहुत चिंताजनक बात है। हाँ, तो ये सिर्फ पैसों का फंसना नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों का, उनकी जरूरतों का फंसना है। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ कीमत का ऊपर नीचे होना ही जोखिम नहीं है। आप जिस प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा, उसका मैनेजमेंट, उसकी जवाबदेही, ये सब चीजें उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती हैं। सही कहा। जब किसी की बिल्कुल जरूरी जरूरतें, जैसे बच्चे की पढ़ाई या घर का खर्च, इस तरह से अटक जाएं, तो उसका जो मानसिक और भावनात्मक बोझ होता है वो कल्पना से परे है। ये सिर्फ निवेश का नुकसान नहीं है, ये भरोसे का टूटना भी है। बिल्कुल। तो इस इतनी गंभीर स्थिति में वजीरेक्स की तरफ से क्या कहा गया है या क्या रास्ते सुझाए गए हैं? जानकारी के मुताबिक उन्होंने प्रभावित यूजर्स को सपोर्ट टिकट ट्रेस करने या ईमेल से संपर्क करने को कहा है। क्या बस यही है उनकी प्रतिक्रिया? देखिए, स्रोत के अनुसार ये संपर्क के आधिकारिक तरीके जरूर बताए गए हैं, ये उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पर्दे के पीछे एक बड़ी कानूनी लड़ाई भी चल रही है जो इस मामले को और ज्यादा पेचीदा बना देती है। अच्छा, कानूनी लड़ाई। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि ये मामला सिंगापुर तक पहुंच गया है। वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है, मतलब जो मूल कंपनी है, ZTIPT लिमिटेड। ZTIPT लिमिटेड। हाँ, उसके खिलाफ सिंगापुर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सिंगापुर हाईकोर्ट, पेरेंट कंपनी। इसका मतलब क्या है उन निवेशकों के लिए जो यहाँ भारत में अपने पैसे वापस मिलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या इससे कोई उम्मीद बनती है या मामला और उलझ गया है? ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत से जो संकेत मिलता है उसके मुताबिक सिंगापुर कोर्ट ने हाल ही में कुछ क्रेडिटर्स, यानी वो लोग जिनका पैसा वजीरेक्स पर बकाया है या फंसा हुआ है, उन्हें हल्फनामा, मतलब एफिडेविट, एक तरह का शपथ पत्र या बयान दाखिल करने के लिए एक नई डेडलाइन दी है। अच्छा, नई डेडलाइन? जी, इसका सीधा मतलब ये है कि कानूनी प्रक्रिया चल तो रही है लेकिन ये धीमी है और अंतर्राष्ट्रीय पेच होने के कारण जटिल भी है।
ज़ेटाई प्रोटे लिमिटेड का सिंगापुर में रजिस्टर्ड होना शायद यही वजह है कि मामला वहां की अदालत में है। तो ये एक तरह से दिखाता है कि समाधान कोई फटाफट नहीं मिलने वाला। मतलब और इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, फंड रिकवरी में शायद उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। ये निवेशकों के लिए एक तरह से कह सकते हैं धैर्य रखने का इशारा है, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामले, खासकर जब वो क्रिप्टो जैसी नई और थोड़ी जटिल चीज से जुड़े हों, तो वो अक्सर लंबे खिंचते हैं। ये तो है। तो अगर समाधान में देरी है और जो आधिकारिक जवाब मिल रहे हैं वो भी शायद संतोषजनक नहीं है, तो फिर जिन लोगों का पैसा फंसा है वो हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। स्रोत उनके लिए क्या क्या ठोस कदम सुझाता है, वो क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? हाँ, यहीं पर स्रोत कुछ व्यवहारिक कदमों की एक तरह से रूपरेखा देता है। सबसे पहला और बुनियादी कदम बताया गया है वजीर एक्स के जो आधिकारिक सपोर्ट चैनल्स हैं उन पर अपनी शिकायत दर्ज करना। ये जरूरी है ताकि आपका मामला उनके रिकॉर्ड में तो आए। ठीक है। इसके साथ ही, और शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने सभी लेन-देन का, ट्रांजैक्शंस का पक्का रिकॉर्ड संभाल कर रखना। अच्छा, सारे रिकॉर्ड्स? हाँ, मतलब कब कितना पैसा या क्रिप्टो जमा किया, कौन से वॉलेट एड्रेस इस्तेमाल हुए, ट्रांजैक्शन आईडी क्या थी, हर छोटी बड़ी डिटेल। ये सबूत बाद में अगर जरूरत पड़ी तो बहुत काम आ सकते हैं। सही है। तो ठीक है, शिकायत दर्ज कर दी, रिकॉर्ड संभाल लिए, इसके बाद क्या कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी है जिसका जिक्र स्रोत में हो? बिल्कुल है। स्रोत के मुताबिक अगला कदम हो सकता है साइबर क्राइम सेल में एफआईआर दर्ज करवाना। एफआईआर पुलिस में? हाँ, साइबर क्राइम सेल में। और इसके लिए जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, उसका भी जिक्र है, मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने का मतलब है कि आप इस मामले को आधिकारिक तौर पर एक अपराध के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एक फॉर्मल रिकॉर्ड बन जाता है। जो आगे काम आ सकता है। हाँ, जो आगे की कार्रवाई के लिए एक आधार का काम कर सकता है। एफआईआर के अलावा क्या व्यक्तिगत स्तर पर भी कोई कानूनी दांव-पेच आजमाया जा सकता है, मतलब अपने लेवल पर? हाँ, स्रोत एक और विकल्प सुझाता है, एक वकील की मदद से वजीर एक्स को कानूनी नोटिस भेजना। लीगल नोटिस? जी, लीगल नोटिस। इस नोटिस में आप औपचारिक रूप से अपनी फंसी हुई रकम की मांग कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अगर पैसा वापस नहीं मिला तो आप आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये कंपनी पर सीधा दबाव बनाने का एक तरीका है। ये सब तो हुए व्यक्तिगत प्रयास। हाँ। लेकिन क्या मिलकर आवाज उठाने से कुछ फर्क पड़ सकता है, जैसे कि बहुत सारे प्रभावित लोग एक साथ आएं? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है। सामूहिक या सामुदायिक कार्रवाई का महत्व, मतलब ग्रुप या कम्युनिटी एक्शन। अच्छा। सोचिए, अगर सैकड़ों या हजारों लोग एक साथ शिकायतें दर्ज करवाते हैं, चाहे वो सपोर्ट टिकट्स हों, एफआईआर हों या फिर रेगुलेटरी बॉडीज में शिकायतें हों, तो मामले की गंभीरता कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, वजन बढ़ता है बात में। बिल्कुल, अधिकारियों पर और कंपनी दोनों पर दबाव बनता है, आवाज ज्यादा बुलंद होती है। अक्सर ऐसे मामलों में ये एकजुटता ही बड़ी ताकत साबित होती है। आपने रेगुलेटरी बॉडीज का जिक्र किया। भारत में क्रिप्टो को लेकर नियम कानून तो अभी भी थोड़े धुंधले से हैं। जी। तो क्या सेबी या आरबीआई जैसी संस्थाओं में शिकायत करने का कोई फायदा है? स्रोत इसकी सलाह क्यों देता है? ये एक दिलचस्प सवाल है और स्रोत वाकई सेबी और आरबीआई में शिकायत दर्ज करने की सलाह देता है। अब ये सही है कि क्रिप्टो सीधे तौर पर शायद इनके दायरे में पूरी तरह से ना आता हो अभी तक। हाँ। लेकिन इन रेगुलेटरी संस्थाओं के पास शिकायत दर्ज करने के पीछे स्रोत का तर्क ये हो सकता है कि इससे आपकी फंड रिकवरी की कोशिशों का एक और आधिकारिक रिकॉर्ड बनता है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड? हाँ, ये दिखाता है कि आपने हर संभव आधिकारिक दरवाजा खटखटाया है। साथ ही ये इन संस्थाओं पर भी शायद एक तरह का दबाव डाल सकता है कि वो क्रिप्टो रेगुलेशन के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान दे, खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों का पैसा फंसा हो। बात तो सही है। तो ये भविष्य के लिए भी एक नजीर बन सकता है। तो अगर हम इन सभी कदमों को एक साथ देखें, वजीर एक्स सपोर्ट, एफआईआर, लीगल नोटिस, ग्रुप एक्शन, रेगुलेटरी शिकायतें, ये तो काफी कुछ है करने को। हाँ, ये एक तरह की कह सकते हैं बहुआयामी रणनीति है। हर कदम का अपना एक मकसद है। वजीर एक्स सपोर्ट पहला संपर्क बिंदु है। एफआईआर मामले को आपराधिक जांच के दायरे में लाती है। कानूनी नोटिस आपकी मांग को औपचारिक बनाता है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देता है। सामूहिक कार्रवाई आपकी आवाज को वजन देती है और दबाव बढ़ाती है, और रेगुलेटरी शिकायतें मामले को उच्चतम स्तर पर यानी रेगुलेटर्स के ध्यान में लाती हैं। और इन सब के बीच सबसे जरूरी चीज? इन सब के बीच जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो है दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। हर ईमेल, हर शिकायत के रेफरेंस नंबर, हर ट्रांजैक्शन की डिटेल, हर बातचीत का रिकॉर्ड।
अगर फोन पे बात हुई है तो कब हुई, किससे हुई, क्या बात हुई, उसका नोट। हर चीज का सबूत रखना। बिल्कुल, ये सब बेहद जरूरी सबूत हैं। इन्हें सहेज कर रखना ही आप समझिए आधी लड़ाई जीतने जैसा हो सकता है। ये सारे कदम तो जरूरी लग रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में यकीनन कुछ खतरे भी होंगे। मतलब कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ आगाह करता है? क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो अक्सर गलतियों की गुंजाइश बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और स्रोत इस पर खास तौर पर जोर देता है। सबसे बड़ा खतरा है घोटाले का, स्कैम्स का। अच्छा, स्कैम्स। हाँ, ऐसी मुश्किल समय में ना जालसाज बहुत सक्रिय हो जाते हैं। वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। स्रोत साफ तौर पर चेतावनी देता है कि ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें जो आपसे संपर्क करके दावा करें कि वो आपका फंसा हुआ पैसा जल्दी निकलवा देंगे। हाँ, ये तो होता है। खासकर अगर वो इसके बदले में कोई फीस मांगें या आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड या पिन या ओटीपी वगैरह पूछें। बिल्कुल, लोग उम्मीद में फंस जाते हैं कि शायद यही कोई तरीका हो। तो स्रोत क्या कहता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? स्रोत का संदेश बिल्कुल साफ है। किसी भी अनजान या अनौपचारिक कॉल, मैसेज या ईमेल पर कतई भरोसा ना करें जो फंड रिकवरी का वादा करता हो, चाहे वो कितना भी लुभावना क्यों न लगे। पैसा वापस पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक और कानूनी रास्तों का ही इस्तेमाल करें, यानी वजीर एक्स का जो वेरीफाइड सपोर्ट चैनल है, पुलिस यानी साइबर सेल, या फिर आपका अपना भरोसेमंद वकील। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं। किसी भी लुभावने ऑफर के झांसे में ना आए, ये आपको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आपके बचे खुचे पैसे भी जा सकते हैं। सही बात है। और एक बात जो शायद सुनने में आसान लगे लेकिन करने में सबसे मुश्किल होती है, धैर्य रखना। स्रोत ने इसका भी जिक्र किया है ना? और ये शायद सबसे जरूरी सलाहों में से एक है। जैसा हमने पहले बात की, सिंगापुर कोर्ट वाले मामले से समझा, ये प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। कानूनी दांव पेंच, खासकर जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो और नई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, तो उनमें समय लगता है। जल्दी नतीजे की उम्मीद रखना शायद मतलब यथार्थवादी न हो, रियलिस्टिक न हो। इसलिए झूठे वादों से बचते हुए, सही कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये एक कठिन इंतजार है, मैं समझता हूं, लेकिन हड़बड़ी में गलत कदम उठाने से तो बेहतर ही है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर इतने सारे स्कैम चल रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो कोई कैसे पहचाने कि कौन सा रिकवरी का दावा असली है और कौन सा नकली? मतलब फर्क कैसे करें? ये एक बहुत वाजिब चिंता है। देखिए, सबसे सुरक्षित तरीका तो यही है कि आप खुद किसी वेरीफाइड स्रोत या अपने वकील के जरिए ही संपर्क करें या जानकारी लें। अगर कोई आपसे खुद संपर्क करता है तो उसकी पहचान को 100% वेरीफाई किए बिना कोई भी जानकारी साझा ना करें और ना ही कोई पैसा दें। वेरीफाई कैसे करें? आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं, या अगर कोई वकील होने का दावा कर रहा है तो बार काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी शक हो तो तुरंत उस बातचीत को बंद कर दें और जरूरत पड़े तो साइबर सेल को रिपोर्ट भी करें। हमेशा याद रखें, असली कानूनी प्रक्रिया या कोई भी प्रतिष्ठित संस्था कभी भी आपसे एडवांस फीस या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी फोन या ईमेल पर नहीं मांगेगी। ये रेड फ्लैग्स हैं। सही है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का अगर हम सार निकालें तो प्रभावित निवेशकों के लिए स्रोत के मुताबिक मुख्य कदम क्या हैं? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि स्पष्ट रहे। जरूर। पहला, वजीर एक्स के आधिकारिक सपोर्ट से संपर्क करना और अपने सभी लेन देन का पूरा रिकॉर्ड सहेजना। हाँ। दूसरा, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज करवाना, जिसके लिए ऑनलाइन पोर्टल cybercrime.gov.in भी है। सही। तीसरा, एक वकील के माध्यम से वजीर एक्स को कानूनी नोटिस भेजना। बिल्कुल। चौथा, दूसरे प्रभावित लोगों के साथ मिलकर सामूहिक कार्यवाही के बारे में सोचना, ग्रुप एक्शन। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और पांचवा, रेगुलेटरी संस्थानों जैसे सेबी या RBI में भी शिकायत दर्ज करके एक रिकॉर्ड बनाना। जी, यही मुख्य कदम है स्रोत के अनुसार। बिल्कुल। और इन सब कदमों के साथ साथ, जैसा हमने बात की, 2 सबसे जरूरी बातें हैं, सावधानी और धैर्य। सावधानी और धैर्य। हाँ, किसी भी अनौपचारिक रिकवरी एजेंट या स्कीम के बहकावे में बिल्कुल ना आए। सिर्फ आधिकारिक और कानूनी रास्ते चुनें, और ये मानकर चलें कि सिंगापुर वाली कानूनी कार्रवाई ये इशारा करती है कि समाधान में वक्त लग सकता है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें, लेकिन धैर्य के साथ। सही कहा। रिकॉर्ड रखना,
आधिकारिक रास्ते अपनाना, सावधानी बरतना और धैर्य रखना, शायद यही कुंजी है इस मुश्किल स्थिति से निपटने की, जैसा कि हमें इस स्रोत से समझ आता है। हाँ, कुल मिलाकर यही मुख्य संदेश लगता है इस जानकारी का। विराम देते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। हमने कानूनी कदमों और सावधानियों पर तो बात की जो स्रोत ने बताए, लेकिन एक पहलू है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। ये देखते हुए कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दांव-पेच से जुड़ा है, जैसे सिंगापुर कोर्ट और क्रिप्टो जैसी एक जटिल नई तरह की संपत्ति से जुड़ा है, तो निवेशकों के लिए सामूहिक रूप से पैसा वसूलने की कोशिशों में सबसे बड़ी अनदेखी या अप्रत्याशित चुनौती क्या हो सकती है? मतलब कोई ऐसी मुश्किल जिसके लिए शायद वो अभी तैयार ना हो। इस पर मंथन किया जा सकता है। ये वाकई सोचने वाला बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जटिलताएं, अलग अलग देशों के नियम और क्रिप्टो की अपनी प्रकृति। हाँ, इसमें कई अप्रत्याशित चुनौतियां हो सकती हैं।